नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस बारे में। बहुत दिनों बाद हमने एक वीडियो बनाया है और इसके दौरान बहुत सारी दुनिया में घटनाएं घटी हैं। बहुत सारी घटनाओं का जिक्र हमने किया भी है और जिससे कि पूरी दुनिया में क्या क्या बदलाव हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा लगभग उन सभी घटनाओं के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनके बारे में। उनके बारे में सीधी सीधी बात ये करेंगे कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और हमें क्यों ये लगता है। बस, जिससे आपको यहाँ पे एडवांस में आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से हम दिल्ली में क्या हो रहा है देश का, जहाँ पर दो दो सरकारें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक दिल्ली की सरकार चलती है। उसी स्टेट में किस तरीके की सरकार बनेगी और बन सकती है, बनेगी नहीं, बन सकती है। और ये हमारे निजी अनुभव के आधार पर हम ये शेयर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देश में कुंभ का महोत्सव चल रहा है और पूरे देश में जो महाकुंभ कहते हैं कि 144 साल बाद आया है और इसके बाद फिर 144 साल के बाद ही आएगा। तो उसका उत्साह पूरे देश में लगभग हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश से लोग जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर घटनाएं भी घटी हैं, कहीं कोई भगदड़ की खबर भी आ रही है और इसी के दौरान कोई आगजनी की खबर भी आ रही है, कहीं पर आग लगी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम कुंभ का उत्सव देखें तो कम नहीं हो पाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये एक तरीके का, हम क्यों कहें तो हमारे लिए एक इस देश के बहुत बड़े समाज के लिए एक तीर्थ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लोग अपने आप को अच्छा तरोताजा महसूस करते हैं। जहाँ की तीन नदियों का कहते हैं कि संगम होता है और इस संगम के तट पर जो है लोग स्नान करके अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कुंभ के दौरान आपको विजिट करवाया जाए और हम आपके साथ लाइव वीडियोस शेयर भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके साथ किया जाए। दुनिया में, अमेरिका में भी कांग्रेस के इलेक्शन हो चुके हैं, ट्रंप जीत चुके हैं और रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है, अभी भी जारी है। रशिया में, रशिया की तरफ से जो उत्तर कोरिया की फौजें थी वो जमीन में उतर रही हैं, उन्हें भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। अमेरिका ने लगभग लगभग कोशिश करी है कि जिस तरीके से ट्रंप की जीत के बाद कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करी जाए। कोशिश अमेरिका की या अमेरिका की ना कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की कहें, क्योंकि अमेरिका पूरे देश दुनिया का वर्ल्ड लीडर होने के नाते उसका हर जगह पर पैसा खर्च हो रहा है और ट्रंप नहीं चाहता कि बेवजह अमेरिका का पैसा कहीं पे खर्च किया जाए, उनके लोगों का मेहनत की टैक्स का पैसा कहीं पर भी खर्च किया जाए। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पिछले 6-8 महीने पहले शेख हसीना जो है बांग्लादेश में प्रवेश हुए थे। उसके बाद में बांग्लादेश को छोड़ के भारत आना पड़ा था और वो अभी भी उनको ये कोई ऑफिशियल भारत सरकार की ओर से स्टेटमेंट नहीं है कि वो भारत में क्या है। लेकिन भारत में ही शेख हसीना है और इनको जिस तरीके से भारत ने प्रोटेक्ट किया है, ये भारत की जिम्मेदारी थी एक बड़ा पड़ोसी देश होने के नाते कि बांग्लादेश और उसके जो नेता हैं, उनके वेल विशर्स जो हैं, उनकी हिफाजत। और इसी तो कदम के साथ बांग्लादेश की शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनको सेफली भारत में रहने के लिए स्पेस, फुल फ्रीडम के साथ स्पेस दिया गया। दूसरी बात, बांग्लादेश में अभी भी दंगे थमे नहीं हैं। वहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ जो दंगे किए जा रहे हैं, जो गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो पूरी दुनिया ने एकदम से नकार दिया है। और उसके बाद जो यूनिस की सरकार है, मोहम्मद यूनिस की, उन उसको जिस तरीके से एक बार यूं कहें कि थाली में परोस कर एक देश दे दिया गया और वो उस देश को चलाने की कोशिश कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन कोशिश कर रहा है, हाथ पैर छटपटा रहा है। मजबूरी ये है कि सफल नहीं हो पा रहा। उसको काफ़ी जगह से सफलताएं भी मिली हैं, आश्वासन भी मिले हैं। चाइना और जो भारत के विद्रोही पाकिस्तान जैसे देश हैं, विरोधी देश, तो उनकी तरफ से उनको आश्वासन भी मिला है, पैसे भी मिले हैं और पाकिस्तान की आईएसआई भी बांग्लादेश में जा रही है। तो जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और उस तरीके में उसी के दौरान अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा चेहरा निकल के सामने आया है, जिसने बांग्लादेश के बॉर्डर से लेके और म्यांमार में एक स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित किया है, जो कि पड़ोसी देशों के लिए, बांग्लादेश के लिए भी, म्यांमार के लिए भी, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम यूँ कहें कि भारत के लिए अराकान आर्मी ने एक बहुत फायदा कर दिया। इसके ऊपर बांग्लादेश पर प्रेशर बनेगा
और बांग्लादेश जो है वो भारत की मदद के बिना अराकान आर्मी जो वहाँ की यूँ कहें कि एक संगठन है, जो वहाँ के लोकल लोगों द्वारा पनपाया गया है और उन्हें जिस तरीके से मेहनत करी है म्यांमार की आर्मी को खदेड़ने के लिए, तो वहाँ की जो म्यांमार की आर्मी है उसको पीछे हटा दिया गया है और उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र स्थापित कर दिया है जिसमें केवल उन्हीं का राज है। और बांग्लादेश को डर ये है कि कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश पर हमला ना कर दें और उससे वहां से अगर बांग्लादेश को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो म्यांमार से भाग के आए हुए लोग थे करीब 6-7 लाख लोग, उसके पड़ोस में बिल्कुल बॉर्डर पर सटे हुए रहते हैं, कहीं उन पर सितम शुरू ना करो। बांग्लादेश एक तरीके से सिंपैथी ये चाहता है कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा संगठन स्थापित हो गया है जो हमारे परेशान करेगा। एक तरफ से भारत से उसके संबंध जो हैं वो कटुता भरे चल रहे हैं। अभी जिस तरीके के संबंध जो शेख हसीना के समय थे वो नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रंप जीते हैं अमेरिका में, उसके बाद जो यूनिस सरकार है जो अपने एक टांग पे उछल रही थी, उसको थोड़ा सा हम यूं कहें कि धक्का लगा है उसको। ये हुआ है कि जिस तरीके से उनका प्रोग्रेसिव शुरुआती जो उनके कदम थे वो ठंडे पड़ गए हैं उनके बाद। अब कहते हैं कि खबर ये भी आ रही है कि जो शेख हसीना की पार्टी के समर्थक थे, अब वो भी आंदोलन करना शुरू करेंगे और उसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है और दोबारा से चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। तो साथियों, जिस तरीके से भारत के आस-पड़ोस की घटनाएँ हो रही हैं, आप किसी म्यांमार को ले लें, चाहे अराकान आर्मी का उदय ले लें, चाहे बांग्लादेश की घटनाओं को ले लें या श्रीलंका को डुबाने का काम हो, जिस तरीके से और भारत के मालदीव की स्थिति ले लें, तो कहीं न कहीं हम ये जाके लग रहे हैं कि दुनिया के कुछ बड़े देश, चाइना जैसे देश, भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बदले में भारत को क्या करना चाहिए? भारत क्या सोचेगा? भारत भी अपने हिसाब से प्लान बना रहा है, अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, चाइना को कमज़ोर करने के लिए। जिस तरीके से जो चाइना के खिलाफ के जो देश हैं, उनको कभी-कभार ये हो रहा है कि फ्री में भी हथियार दे दिए हैं, फाइटर जेट्स दे रहा है, जो भारत के काम में नहीं आ रहे या भारत के पुराने जो फाइटर जेट हैं, जो पुराने विमान जो हैं, जो किसी भी देश की जो जिसकी छोटी सेना है, उसके लिए काम में आ सकते हैं, भारत उनको उपहार स्वरूप भेंट करता रहता है, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, तो कम से कम चाइना पर ये दबाव रहे कि हाँ, ये हथियार हमारे पड़ोसियों के पास भी हैं और हमें यहाँ से कड़ा जवाब मिल सकता है। तो चाइना को जिस तरीके से काउंटर करने के लिए भारत ने पिछले 10-15 सालों में ये पॉलिसी बनाई है। हालाँकि पॉलिसी ये पहले से भी रही है कि भारत चाइना के पड़ोसियों को और उसके दुश्मनों को हमेशा से मदद करता रहा है और हम यूँ देखें कि साउथ चाइना सी में भारत ने ऑयल जो कॉरपोरेशन है वहाँ से तेल निकालने का काम शुरू किया था भारत के जहाज़ों में। भारत के जहाज़ गए हैं और वहाँ पे काम चल रहा है, प्रोडक्शन भी, या तो मुझे नहीं पता स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन काम वहाँ पे चल रहा है। तो जिस तरीके से दुनिया के हालात बदल रहे हैं, दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स जो है वो बदल रही हैं और रशिया जितना इतना बड़ा कंट्री है जिसको उत्तर कोरिया की मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है। यूक्रेन की सहायता बंद होने की कगार पर है, ज़ेलेंस्की को पैसे मिलना कम हो गए हैं। यहाँ से अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे भी अपना दावा ठोक दिया है कि ट्रंप ने आने के बाद। तो हम ये देखेंगे कि आने वाले अगले 4-5 सालों में पूरी दुनिया की एकदम हड़बड़ाहट में रहेगी कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, सब लोग अपने-अपने इंटरेस्ट में उलझे रहेंगे। जिस तरीके की ताकतें, जिस महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ दुनिया में लाई जा रही हैं, चाइना को पूरा समुद्र चाहिए, वो साउथ चाइना सी में भी अपना कब्ज़ा चाहता है, इंडियन ओशियन में भी कभी-कभार अपनी पनडुब्बियाँ भेज देता है, श्रीलंका में अपने जो अ, डॉकयार्ड्स बनाए हैं उसने, वहाँ भी अपने जो नेवी के निगरानी जहाज़ हैं वो भेज देता है, बांग्लादेश में भेज देता है। तो जिस तरीके से भारत को नज़र रखने के लिए चाइना है, कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, या यूँ देखें कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा जता रहा है, ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलने की सलाह दी थी, उसके साथ ही पनामा नहर को भी अमेरिका को सरेंडर करने की सलाह दी थी। जिस तरीके की चर्चाएँ दुनिया में चल रही हैं, लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 5 सालों में अमेरिका एक बहुत बड़ा युद्ध करने की तैयारी। टैरिफ वॉर की हम बात करें कि ट्रंप ने कहा था कि अगर ये कोई नई करेंसी अगर ब्रिक्स कंट्रीज लेके आती हैं तो उनके ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएं। तो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, दुनिया उथल पुथल, घबराहट, एक तरीके की हम यूं कहें कि दुनिया में जिस तरीके से बेचैनी हो रही है, उस बेचैनी को समझने के लिए हमें थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा। गहराई में इस बात के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से हम यूं देखें कि
10 साल पहले चाइना आराम से जो था अपना डेवलपमेंट कर रहा था। चाइना को डेवलपमेंट होने के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था। क्योंकि अमेरिका रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना की हेल्प करी अमेरिका। आज चाइना इतना बड़ा हो गया है कि खुद अमेरिका हो गया। तो अमेरिका जिसके साथ भी जाता है अपने मतलब के लिए जाता है। ये सबसे बड़ी। लेकिन आज हम यूँ देखें कि स्थितियाँ क्या बन रही हैं भविष्य में, हमें क्या लग रहा है? तो भविष्य में अगर जिस तरीके का स्टैंड आज इंडिया का है, मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो पाएगा। क्योंकि हम एक रिलायबल कंट्री के रूप में मान के चलें, या एक फ्री कंट्री के रूप में जिसके सभी कंट्रीज से सामान लेते हैं। हमारे पास चाइना से भी सामान आता है, हम रशिया से भी तेल लेते हैं, हमारे पास अमेरिका से भी सामान आता है। हम अपने निजी हितों के लिए अपनी मर्जी से काम करते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में देखा था, पिछले 3-4 साल में अगर हमारी विदेश नीति के बारे में हम बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। जयशंकर साहब ने जिस तरीके से काम किया है, तो कहीं न कहीं पिछले, अगर हम देखें कि एक ताकतवर और कंठस्थ, हम यूँ कहें कि डेडिकेटेड, जिसकी हमें डिसीज़न्स की ज़रूरत थी, वो डिसीज़न्स मिल रहे हैं। और इसका फ़ायदा हमें आने वाले समय में बिल्कुल मिलेगा, और जिसकी हमें ट्राई करनी चाहिए। और हम अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना और यूएस का संघर्ष बढ़ रहा है धीरे-धीरे। अमेरिका जापान ने भी अब यूँ कहें कि इतना बड़ा अब की बार, पिछली बार इतना बड़ा अपना डिफेंस बजट पेश किया था कि जापान को लग रहा था कि हमें अपनी फ़ौज फिर से खड़ी करनी पड़ेगी। तो दुनिया की घटनाओं को देखने के लिए हमें कम से कम ये घुटन जारी रहेगी कि कौन क्या कर रहा है, इस ये चिंता हमारे हमेशा बनी रहेगी। 2-5 साल में बिल्कुल एकदम साफ नज़र आने लगेगा कि चाइना और अमेरिका आमने-सामने खड़े होंगे। रशिया जो है वो चाइना की तरफ जाएगा, बिल्कुल चाइना के साथ खड़ा रहेगा। जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं, क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा एक, हम यूँ कहें कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स के नाम पे ले लें, और भी जो इम्पोर्ट चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट जो है रशिया का चाइना के साथ है, इसलिए चाइना को रशिया छोड़ नहीं सकता। क्योंकि इस वक़्त में चाइना जितनी मदद रशिया की कर रहा है, चाहे भी डॉलर में लें या फिर एक्सपोर्ट में ले लें, या फिर किसी और भी जिस तरीके में ले लें, यूएन में रशिया के साथ खड़ा होना हो, बिल्कुल एकदम दोस्त की तरह मदद कर रहे हैं। भारत को भी, भारत का एकमात्र ऐसा दोस्त जो कि हमेशा हर वक़्त भारत के साथ खड़ा रहता था, रूस, अब उसको चिंता सताने लगी है कि उसका अगला दोस्त कौन? रशिया का दोस्त अगर चीन हो गया, हमारा तो दुश्मन है चाइना। तो उसके बाद में हम कहाँ जाएँगे? अगर रशिया चाइना की गोद में जाके बैठ गया, तो भारत को भी अपने नए विकल्प तलाशने होंगे। भारत उन्हीं विकल्पों के आधार पर काम कर रहा है अभी वर्तमान समय में। भारत की जो आज की विदेश नीति है, हमें लग रहा है कि जिस तरीके से आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, उसी को आधार मानकर आज की विदेश नीति काम कर रहा है। अच्छा साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कुंभ की। कुंभ का मेला जो है वो शुरू हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और 26 फरवरी को जो है उसका आखिरी कुंभ के मेले में आप सबने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा कि कम से कम लगभग 45 करोड़ लोगों के आसपास आने की संभावना लोग बता रहे हैं, जिसमें 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इतने लोग कुंभ में नहाने के लिए जाते हैं, तो ये वाकई में इस देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। और जिस तरीके से ये आयोजन हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, या फिर यूँ कहें कि कुछ घटनाएं कुछ सामने भी आई हैं, कहीं पर थोड़ी भगदड़ भी हुई है, लेकिन इतने 45 करोड़ लोग अगर 1.5 महीने में कहीं जाते हैं, यूँ कहें कि अगर 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग अगर रोज़ कहीं पर जाते हैं, और डेली के बेसिस पे उनको कंट्रोल करना, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके उठने की, उनके बैठने की व्यवस्थाएँ, तो ये वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। हालाँकि कहीं त्रुटि हो सकती है, सरकार कोई भी हो, कोई भी नेता हो, उसके बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। ये आयोजन हमारा है, और इसको हमें साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे हमारी पहचान बढ़े, देश की एकता बढ़े। जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है, सबको शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। और कोशिश ये रहेगी कि कुंभ के मेले में आपको जाकर हम लाइव दिखाएँ, जिस तरीके से क्या कुंभ में हो रहा है, क्या कौन-कौन आ रहा है, कैसे स्नान हो रहा है। आज तक टीवी चैनलों तो लाइक अगर आपको देखना है, आप चाहते हैं कि लाइव देखें, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितनी रीच जिस हिसाब से वीडियो में आएगी, हम उतनी ही शिद्दत के साथ कोशिश कर पाएँगे कि आपको कुंभ के दर्शन धन्यवाद।